प्रयागराज के पुराने इलाके की एक तंग लेकिन शांत गली में एक 2 मंजिला पुराना मकान था। इस घर के लोहे के मेन गेट पर एक नेम प्लेट लगी थी, आनंद प्रकाश सक्सेना। आनंद जी बिजली विभाग में एक साधारण क्लर्क थे। स्वभाव से बेहद शांत, हंसमुख और संतोषी इंसान। उनकी पूरी दुनिया बस उनका परिवार थी। पत्नी सुमित्रा, जो बहुत ही सरल स्वभाव की घरेलू महिला थी, बड़ा बेटा राहुल, जो बीकॉम फाइनल ईयर में था, और छोटी बेटी कोमल, जो 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। आनंद जी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो खुद सालों साल एक ही पुरानी साइकिल से दफ्तर जाते रहे। अपने लिए कभी नए कपड़े जल्दी नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा सबसे अच्छी किताबें और स्कूल की फ़ीस समय पर जमा करते थे। घर में हर महीने की पहली तारीख को एक त्यौहार जैसा माहौल होता था। जब आनंद जी सैलरी लेकर आते और सुमित्रा के हाथ में रखते हुए कहते, सुमी, इस महीने राहुल के लिए नई शर्ट लानी है और कोमल के स्कूल टूर के पैसे भी देने हैं। ज़िंदगी अपनी धीमी और खूबसूरत रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस्मत का एक क्रूर मोड़ इस हंसते खेलते परिवार का सब कुछ छीनने वाला है। नवंबर का महीना था और हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। सुमित्रा रसोई में आनंद जी की पसंद के आलू के पराठे बना रही थीं। कोमल अपनी सहेली के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी और राहुल लैपटॉप पर अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा था। सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक घर के बाहर एक ऑटो आकर रुका। एक पड़ोसी बदहवास हालत में अंदर भागा हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने हाँफते हुए कहा, भाभी जी। आनंद भाई साहब दफ्तर से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक साइकिल से गिर पड़े। सीने में तेज़ दर्द बता रहे थे। उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही सुमित्रा के हाथ से चिमटा छूटकर फर्श पर गिर गया। राहुल बिना जूते पहने ही बाहर की तरफ भागा। वो लोग जैसे तैसे अस्पताल पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा, मैसिव हार्ट अटैक पड़ा था और अस्पताल लाने से पहले ही उनकी सांसें रुक चुकी थीं। एक पल में, सिर्फ एक पल में, पूरे परिवार की दुनिया मलबे की तरह बिखर गई। सुमित्रा अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठ गई। उनकी आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई थी। राहुल अपने पिता के ठंडे पड़ चुके हाथों को पकड़कर झकझोर रहा था। पापा उठो ना, देखो मैं आ गया, घर चलो पापा। कोमल अपनी माँ से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उस रात सक्सेना परिवार के घर का चूल्हा नहीं जला और घर के उस कोने में जहाँ आनंद जी रोज़ बैठते थे, वहाँ एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो दिल को चीर रहा था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद के 12 दिन कैसे बीते, किसी को होश नहीं रहा। घर रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जाने वालों से भरा था। हर कोई सांत्वना दे रहा था, ढांढस बंधा रहा था। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब 13वीं के बाद एक एक करके सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए। 14वें दिन की सुबह जब हुई तो घर में एक अजीब और डरावनी खामोशी थी। सुमित्रा सुबह उठी। आदत के मुताबिक उन्होंने 2 कप चाय बनाई, लेकिन जैसे ही दूसरा कप डाइनिंग टेबल पर रखा, उन्हें याद आया कि अब चाय पीने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। अब घर की आर्थिक स्थिति भी सामने खड़ी थी। आनंद जी के जाने के बाद घर में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं बचा था। पेंशन की कागजी कार्रवाई में महीनों लगने वाले थे। बैंक खाते में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो आनंद जी के अंतिम संस्कार और अस्पताल के खर्चों में लग चुके थे। राहुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब भी वो किताब खोलता, उसे अपने पापा का चेहरा याद आता, जो कहते थे, बेटा मन लगाकर पढ़ो, तुम्हें बहुत बड़ा अफसर बनना है। राहुल को लगने लगा
कि अब उसे पढ़ाई छोड़कर कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि घर का खर्च चल सके। कोमल ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो दिन भर बेड पर पड़ी रहती और रोती रहती। घर का माहौल इतना भारी हो गया था कि कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहा था। सब अपने अपने दुखों के पिंजरे में बंद हो चुके थे। एक रात करीब 2 बजे राहुल की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। जब वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गया तो उसने देखा कि हॉल की लाइट जल रही थी। सुमित्रा आनंद जी की अलमारी के सामने बैठी थीं। उनके हाथों में आनंद जी की एक पुरानी भूरे रंग की डायरी थी जिसमें वो अपने रोज़ के खर्चों का हिसाब किताब और अपने मन की बातें लिखा करते थे। सुमित्रा की आंखों से आंसू गिरकर डायरी के पन्नों पर छप रहे थे। राहुल चुपके से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। कोमल भी जाग गई थी और वो भी अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। सुमित्रा ने बच्चों को देखा और रोते हुए डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाया जो आनंद जी ने अपनी मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले लिखा था। डायरी में लिखा था, आज दफ्तर में सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सीने में थोड़ा दर्द हुआ। उम्र बढ़ रही है, शरीर थक रहा है, लेकिन जब भी मैं अपने बच्चों राहुल और कोमल का चेहरा देखता हूँ मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। मुझे पता है कि मेरा राहुल बहुत समझदार है। वो एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा और मेरी कोमल इतनी बहादुर है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। सुमित्रा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे अपने परिवार पर गर्व है। अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे पता है कि मेरा परिवार कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बिखरना नहीं, एक दूसरे की ताकत बनना सिखाया है। इन शब्दों ने जैसे जादू का काम किया। आनंद जी के लिखे वो शब्द सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक पिता का अपने परिवार के नाम आखिरी संदेश था। राहुल ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, माँ, पापा हमें रोते हुए देखने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते थे। अगर हम ऐसे ही हार मान कर बैठ गए तो पापा की आत्मा को बहुत दुख होगा। पापा ने लिखा है ना कि हम उनकी ताकत हैं। अब से हम रोएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कोमल ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ माँ, मैं कल से स्कूल जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी। सुमित्रा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उस रात उस घर से निराशा का अंधेरा छट गया और उम्मीद की एक नई किरण ने जन्म लिया। अगली सुबह से ही सक्सेना परिवार की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब वहाँ सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि कुछ कर गुजरने का हौसला था। सुमित्रा ने तय किया कि वो घर पर खाली बैठकर अपनी किस्मत को नहीं कोसेंगी। शादी से पहले उन्होंने सिलाई और बुटीक का काम सीखा था। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, उसकी साफ सफाई की और तेल डाला। उन्होंने मोहल्ले की महिलाओं को बताया कि वो कपड़े सिलने का काम शुरू कर रही हैं। शुरुआत में बहुत कम काम मिला। कभी एक ब्लाउज़ में सिलने को मिलता तो कभी किसी का सूट, लेकिन सुमित्रा ने पूरी लगन से काम किया। उनकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और फिर आसपास की कॉलोनियों से भी महिलाएं उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। सुमित्रा सुबह 6 बजे उठती, घर का काम निपटाती और फिर दोपहर से लेकर देर रात तक सिलाई मशीन पर बैठी रहती। उनके पैरों में दर्द होता, आंखें थक जाती, लेकिन जब वो मशीन की हर टिक टिक को सुनती तो उन्हें लगता कि आनंद जी उनसे कह रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो सुमी। राहुल के सामने दोहरी चुनौती थी। उसे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी और माँ का हाथ भी बटाना था। उसने कॉलेज के ठीक बगल में एक स्टेशनरी की दुकान पर पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया। वो सुबह 6 बजे उठता, मोहल्ले के 4 बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता, फिर 9 बजे कॉलेज जाता। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक उस स्टेशनरी की दुकान पर काम करता। रात को घर लौटने के बाद जब सब सो जाते
तो राहुल टेबल लैंप जलाकर अपनी पढ़ाई करता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर थककर चूर हो जाता था, लेकिन उसके मन में एक ही जिद थी, पापा का सपना पूरा करना है। वो अपनी सैलरी और ट्यूशन के सारे पैसे लाकर चुपचाप अपनी माँ के डिब्बे में रख देता था। 16 साल की कोमल अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुकी थी। स्कूल से आते ही वो रसोई संभाल लेती, खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना, वो सारे काम खुद करती ताकि उसकी माँ को सिलाई के लिए ज़्यादा समय मिल सके। वो रात को अपनी माँ के पैर दबाती और कहती, माँ आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी। कोमल ने फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने अपने पुराने कपड़ों और किताबों से ही काम चलाया और कभी किसी नई चीज़ की जिद नहीं की। संघर्ष का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। आनंद जी की मौत के ठीक 1 साल बाद जब राहुल के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे, सुमित्रा अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। लगातार बैठकर सिलाई करने की वजह से उनकी पीठ और रीढ़ की हड्डी में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वो कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल सिलाई नहीं करेंगी और बेड रेस्ट पर हो रहेंगी। ये परिवार के लिए एक और बड़ा झटका था। सुमित्रा की सिलाई से ही घर का राशन आता था, अब दवाइयों का खर्च भी जुड़ गया था। राहुल के सिर पर आसमान टूट पड़ा। एक तरफ उसके करियर के सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम थे, दूसरी तरफ माँ की बीमारी और पैसों की तंगी। उस रात राहुल घर के आंगन में बैठकर चुपचाप रो रहा था। कोमल उसके पास आई और उसके हाथ में अपनी सोने की छोटी सी चेन रख दी, जो उसे उसके दादाजी ने बचपन में दी थी। कोमल ने कहा, भैया इसे बेच दो या गिरवी रख दो, माँ की दवाइयाँ आ जाएंगी और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, माँ की देखभाल मैं कर लूँगी, स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ले लूँगी। पापा कहते थे ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हौसले से दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है। अपनी छोटी बहन की इतनी बड़ी समझदारी देखकर राहुल के आंसू थम गए। उसने वो चैन नहीं बेची, बल्कि अपनी दुकान के मालिक से कुछ पैसे एडवांस लिए और दोगुनी मेहनत में जुट गया। उसने रात की नींद त्याग दी। वो रात भर जाग कर पढ़ता और दिन में माँ की सेवा और काम करता। कहते हैं कि समय चाहे कितना भी बुरा हो, अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो उसे बदलना ही पड़ता है। सक्सेना परिवार के साथ भी यही हुआ। 2 साल के कठिन संघर्ष, आंसुओं और पसीने के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतज़ार था। राहुल के बीकॉम का रिज़ल्ट आया और उसने कॉलेज में टॉप किया था। कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में देश की एक बहुत बड़ी बैंकिंग कंपनी ने राहुल का इंटरव्यू लिया। राहुल की कहानी, उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत देखकर कंपनी के अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उसे तुरंत असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई और शुरुआती सैलरी ही इतनी थी कि उनके घर की सारी आर्थिक परेशानियां एक झटके में ख़त्म हो सकती थीं। जिस दिन राहुल को ज्वाइनिंग लेटर मिला, वो सीधा घर भागा। उसने घर में घुसते ही माँ के पैर छुए और वो लेटर सुमित्रा की गोद में रख दिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और सुकून के थे। राहुल ने कोमल को गले से लगा लिया, जिसने अपनी माँ की बीमारी के दौरान पूरे घर को संभाला था और ख़ुद भी स्कूल में बेहतरीन नंबरों से पास हुई थी। तीनों मिलकर आनंद जी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, पापा देखिए, आपका बेटा अफसर बन गया, आपकी सुमी ने हार नहीं मानी और आपकी कोमल ने हमारा साथ दिया। पापा हम जीत गए। तस्वीर में आनंद जी की मुस्कुराती हुई आंखें जैसे कह रही थीं, मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपत्ति में बिखरना नहीं, निखरना सीखें। परिवार के मुखिया का जाना
एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता, लेकिन दुख में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेना समस्या का हल नहीं है। एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब एक परिवार के सदस्य एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी आर्थिक या मानसिक तंगी उन्हें तोड़ नहीं सकती। मुश्किलें स्थायी नहीं होती। अगर आपके पास धैर्य, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करने का जज्बा है तो बुरे से बुरा वक्त भी बीत जाता है और एक नया सुनहरा सवेरा ज़रूर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।